ऑडियो सीरीज यूट्यूब वीडियो। जज साहब। लेखक डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 8। आज मातम के बोझ तले भारी लग रहा है। कोठी को सजाने के लिए जो रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई थी वे अब बुझा दी गई हैं। बगीचे में लगे गुब्बारे तेज हवा और बारिश की वजह से फट रहे हैं और उनके फटने की अचानक होने वाली आवाज इस खौफनाक सन्नाटे में किसी धमाके जैसी डरावनी लग रही है। कुछ ही घंटों के अंदर इस कोठी की पूरी दुनिया पलट गई है। खंडाला घाट पर हुए उस भयानक हादसे और शहर के मशहूर रईस कैलाश सेठिया की दर्दनाक मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी है। शाम को पुलिस आ चुकी थी। बयान दर्ज हो चुके थे। रिश्तेदार और दोस्त जो पार्टी में जश्न मनाने आए थे वे सब अपने चेहरों पर झूठी या सच्ची सांत्वना ओढ़कर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। अब उस विशाल कोठी में सिर्फ सेठिया परिवार और उनके कुछ पुराने नौकर बचे हैं जो डर और सदमे के मारे अपने अपने कमरों में दुबके हुए हैं। कोठी के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा है। नीचे के बड़े से ड्राइंग रूम में चारों तरफ महंगे तोहफे, खिलौने और विदेशी फूलों के गुलदस्ते बिखरे पड़े हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला, उन्हें समेटने वाला अब कोई नहीं है। दूसरी मंजिल पर स्थित कोठी के सबसे बड़े और आलीशान मास्टर बेडरूम में अर्चना सेठिया फर्श पर बेसुध सी बैठी हुई है। अर्चना ने अभी भी वही भारी और बेहद महंगी रेशमी साड़ी पहन रखी है जो उसने अपने बच्चों की पार्टी के लिए बड़े चाव से पहनी थी, लेकिन अब उस साड़ी की चमक अर्चना के आंसू में पूरी तरह से धुंधली पड़ चुकी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं। आंखों का गाढ़ा काजल आंसुओं के साथ बहकर उसके गालों पर आ गया है, जिससे उसका चेहरा किसी दुखियारी मूरत जैसा लग रहा है। उसकी आंखें रो रोकर लाल और सूज गई हैं। वो अभी भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि उसका पति, जो उसे जान से ज्यादा प्यार करता था, शहर का सबसे ताकतवर आदमी कैलाश सेठिया अब इस दुनिया में नहीं है। उसे बार बार कैलाश का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा है जब वो सुबह घर से ऑफिस के लिए निकला था। अर्चना के पास ही एक बहुत बड़े और मखमली बिस्तर पर उसके 5 साल के जुड़वा बच्चे करण और अर्जुन गहरी नींद में सो रहे हैं। बच्चों की मासूमियत देखिए। उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता है कि जिस पिता का वे अपने जन्मदिन के केक के साथ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पिता अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बहुत मासूमियत से सो रहे हैं। उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं है। अर्चना बार बार उठती है, घुटनों के बल चलते हुए बिस्तर के पास जाती है, अपने बच्चों के माथे को चूमती है और फिर से फर्श पर बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। पूरे घर में मौत की एक ठंडी और खौफनाक शांति फैली हुई है, लेकिन इस शांति को चीरने के लिए, इस परिवार को हमेशा के लिए तबाह करने के लिए एक खौफनाक तूफान कोठी के बाहर पहुंच चुका है। रात के करीब 2 बज चुके हैं। आसमान में काले बादल पूरी तरह घिराए हैं और हल्की हल्की लेकिन सर्द बारिश शुरू हो गई है। जुहू की वह पौष और शांत सड़क अब पूरी तरह से सुनसान है। स्ट्रीट लाइट के धुंधले और पीले प्रकाश में बारिश की बूंदों को चीरता हुआ चक्रेश धीरे धीरे कैलाश विला की तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर ना तो कोई थकान है, ना कोई घबराहट और ना ही किसी इंसान के मरने का कोई पछतावा, बल्कि उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक है। उसके होठों पर एक बहुत ही कुटिल और डरावनी मुस्कान है। उसने वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं जो उसने सुबह पहने थे, लेकिन अब वे बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं। उसके हाथ में एक पुराना सा कैनवास का बैग है जिसे उसने एक प्लास्टिक से लपेटा हुआ है। इस बैग में उसने अपनी जरूरत का कुछ सामान और अपनी जान से भी प्यारी कानून की किताबें, खास तौर पर क्रिमिनल लॉ और LLB की पढ़ाई की किताबें रखी हुई हैं। वो जानता है कि अगले कई सालों तक ये किताबें ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली हैं। चक्रेश कोठी के उस ऊंचे लोहे के गेट के सामने आकर रुकता है। वह कोठी को बहुत ध्यान से देखता है। कल तक ये कोठी उसे एक अभेद्य किला लग रही थी, एक ऐसा महल जिसमें घुसना नामुमकिन था। लेकिन आज इसके मालिक की मौत के बाद ये कोठी चक्रेश को एक लावारिस खजाने की तरह लग रही है जिसके दरवाजे मौत ने खुद उसके लिए खोल दिए हैं। चक्रेश खुद से बारिश की आवाज के बीच बहुत धीमी आवाज में बात करता है। मैंने कहा था ना कैलाश सेठिया
कि तुम्हारा साम्राज्य बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारी मौत ने इस कोठी के सारे दरवाजे, सारी तिजोरियां मेरे लिए खोल दी हैं। आज से इस कैलाश विला का एक नया अध्याय शुरू होगा, एक ऐसा अध्याय जिसमें राजा मैं हूं, कानून मेरा है, और उस अध्याय का इकलौता लेखक सिर्फ ये चक्रेश होगा। चक्रेश मुख्य गेट से अंदर नहीं जाता। उसे पता है कि वहां पुलिस का कोई पहरेदार या सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है जो शायद अभी भी जाग रहा हो। वो कोठी के पिछले हिस्से की तरफ जाता है जहां उसने सुबह छुपकर जासूसी की थी। कोठी की पिछली दीवार काफी ऊंची है और उस पर सुरक्षा के लिए कांच के नुकीले टुकड़े लगे हैं। लेकिन चक्रेश ने दहीसर की झोपड़पट्टी में रहते हुए बहुत सी दीवारें फांदी हैं। उसे दर्द सहने की आदत है। वह दीवार के पास लगे एक पुराने पेड़ के मोटे तने को पकड़ता है। बहुत फुर्ती से एक जंगली जानवर की तरह ऊपर चढ़ता है। वह कांच के टुकड़ों की परवाह किए बिना दीवार के उस पार कोठी के पिछले बगीचे में कूद जाता है। कांच से उसके हाथों में कुछ खरोंचें आती है। हल्का खून रिसता है, लेकिन इस दर्द से ज्यादा बड़ी उसकी दौलत की भूख है। उसके जूतों के नीचे गीली घास की सरसराहट होती है। वह अंधेरे में छुपकर चारों तरफ देखता है। नौकरों के कमरों की लाइटें बंद हैं। सब गहरी नींद में है। कोठी का पिछला दरवाजा जो रसोई की तरफ खुलता है, अंदर से मजबूती से बंद है। लेकिन चक्रेश ने सुबह जासूसी करते वक्त देखा था कि रसोई की एक बड़ी सी कांच की खिड़की की कुंडी थोड़ी ढीली है और उसे बाहर से किसी औजार की मदद से आसानी से खोला जा सकता है। चक्रेश दबे पांव बिना कोई आहट किए उस खिड़की के पास पहुंचता है। वो अपनी जेब से एक लोहे का छोटा सा मुड़ा हुआ टुकड़ा निकालता है और उसे खिड़की की दरार में फंसाकर कुंडी को ऊपर की तरफ बहुत ही सावधानी से धकेलता है। एक हल्की सी क्लिक की आवाज होती है और खिड़की खुल जाती है। चक्रेश बिना कोई आवाज किए एक सांप की तरह रेंगते हुए खिड़की के रास्ते रसोई के अंदर दाखिल हो जाता है। रसोई बहुत बड़ी और आधुनिक है। वहां महंगे विदेशी बर्तन और चमचमाता हुआ इटालियन मार्बल लगा हुआ है।